राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा प्रारब्ध, और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। अवनीश भाई, बाबा जी। इलेक्शन कमीशन के पिछवाड़े के नीचे एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ दिया है। मैंने सुना है जिस पिछवाड़े के नीचे एटम बम फोड़ा जाता उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है एटम बम की क्या इंटेंसिटी थी, कितना बड़ा गड्ढा हुआ है? जी कल 1.5-2 घंटा जो है एटम बम फोड़े हैं राहुल जी। बिल्कुल। जी। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को राम राम। जय जय कल जय। जो विस्फोट हुआ है उसका एपिसेंटर बैंगलोर था। राहुल गांधी बोल कहीं और रहे थे, लेकिन बैंगलोर की एक विधानसभा सीट की मतदाता सूची के पलीते से उन्होंने विस्फोट किया चुनाव आयोग पर और बताया कि साहब, आपका जो मतदाता सूची है उसमें भारी गड़बड़ियां हैं। बेहद गंभीरता के साथ, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, आगे अभी दर्शकों को पता चलेगा कि मैं क्यों इसको कह रहा हूं कि बेहद गंभीरता के साथ मैं राहुल गांधी को साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी ने कर्नाटक, जहां पर उनकी अपनी सरकार रहते हुए विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, और वहां बैंगलोर की एक विधानसभा की सीट पर इतनी गड़बड़ियां उन्होंने पकड़ी और चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि आपके मतदाता सूची में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं। ऐसा करके उन्होंने चुनाव आयोग को एक सबक दिया है, निर्देश दिया है, मांग किया है कि अब आप केवल महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, बंगाल नहीं, पूरे देश में एसआईआर कराएं। इस वजह से मैं लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप जी। जो राहुल जी का ये जो इन्होंने ये जो क्रिया की है सर, ये बहुत दुरूह यौगिक क्रिया है। मैं आपको बता दूं, इसको शुद्ध संस्कृत में कहते हैं स्वगुदा भंजन। मतलब अपना अंग विशेष स्वयं मार लेना। सर, ये बहुत दुरूह क्रिया है। करोड़ों अरबों में कोई एक जो है साधक जो है इस को कर पाता है। और राहुल जी ने जो कल ये आंकड़ा 1,02,50 वोटर फर्जी चुरा लिया, ये जो पूरी एक्सरसाइज की है, ये पूरे देश को बताया है कि एसआईआर क्यों जरूरी है। जी, मैंने इसीलिए उनको साधुवाद से इसीलिए मैं अपनी बात, इसको स्वगुदा भंजन बोल रहा हूं। मैं आपके इस विशेषण से असहमत हूं, अरे अरे यार, क्योंकि आप ये मानते हैं कि अगर इस देश में एसआईआर हो गया पूरे देश में, तो क्या केवल कांग्रेस पार्टी के वोटर ही गायब हो जाएंगे? फिर तो आप उनका जो आरोप है एसआईआर के प्रति लेके, उसको आप सही साबित कर रहे हैं। और बाबा जी, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं कि आपके जिगर में कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति एक विशेष स्नेह है। आप राहुल गांधी की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और इसीलिए आपने ये विशेषण दिया। लेकिन उदाहरण ऐसा नहीं कहते। उदाहरण ये बताते हैं कि जिस महाराष्ट्र में फर्जी वोटर कम किए गए, यानी वोटर लिस्ट में कमी आई, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं, उसी कर्नाटका का उदाहरण जहां का कल राहुल गांधी दे रहे थे, वहां तो कांग्रेस जीती। इसलिए मैं राहुल गांधी को बेहद गंभीरता के साथ साधुवाद इसलिए दे रहा हूं, ये कोई वो विशेषण नहीं है जो आपने कहा। उन्होंने इस पूरे देश की मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान चलाया है।
भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी को संसद का विशेष सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस समय चल रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन का मेजे थपथपा के स्वागत किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को आगे बढ़ के आज ही, हालांकि उन्होंने संकेत दे दिया है कि बिहार के एसआईआर के बाद वो वेस्ट बंगाल का करेंगे और उसके बाद ये क्रम जारी रहेगा, लेकिन अब एक राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर चलाने की घोषणा चुनाव आयोग को अविलंब करनी चाहिए। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार द्वीप तक, और अगर उनका वश चल रहा हो तो सेंटेगनन आइलैंड जो है वहां तक एसआईआर ये कराएं। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा पिछले इन्होंने जितने सालों से अपनी राजनीति की है, इसलिए मैं इसे नकारात्मक बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। राहुल गांधी ने कल ये साबित कर दिया पीपीटी प्रेजेंटेशन करके कि वाकई इस देश को एसआईआर की जरूरत है। उसी के साथ साथ राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इस देश में एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी अवैध हमारे देश में फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। एसआईआर का दिल खोल के उन्होंने रास्ता बनाया है। इसको नकारात्मक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे सकारात्मक लेने की आवश्यकता है। अब एक बात और मैं कहूंगा, राहुल गांधी का लोग दक्षिण टोले वाले बड़ा मजाक उड़ाएंगे और मजाक चल रहा है। बम फोड़ने की जो जहां तक बात उन्होंने कही, तो इनका मजाक नहीं उड़ाने की आवश्यकता है बाबा जी। ये गंभीर कदम राहुल गांधी ने उठाया है और इस तरीके से वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि पूरे देश को एसआईआर की जरूरत है। जी अच्छा, इन्होंने टोटल 5 बिंदु उठाए हैं। 1,02,250 वोटर इन्होंने बोला चुराया है इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के लिए, हमारा वोटर। अच्छा, वो जो मैं सामने लेके बैठा हूं लिस्ट, डुप्लीकेट वोटर 11,965। तर डुप्लीकेट एक वोटर तो मैं ही बैठा हूं आपके सामने। मेरा कुछ दिन पहले तक सुल्तानपुर लोधी में भी वोट था, महापुर में भी था। संज्ञेय अपराध कर रहे हैं सर। अगर ये वीडियो इलेक्शन कमीशन के किसी अथॉरिटी के पास पहुंचा तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप तेजस्वी यादव नहीं है। था। अच्छा, कटवा लिया। ठीक, बधाई। था। जी, कट गया। ठीक। पर वोट में एक ही जगह देता था ना, ये भी तो बात है ना। मैंने वोट दोनों जगह नहीं दिया है। बात उससे नहीं है। आपके उंगली में नीली स्याही लग जाएगी तो फिर आप पर दूसरी जगह इसका वोट दे भी मतलब नहीं सकते। मान लीजिए अब मुझे कोई महापुर में कहे कि डुप्लीकेट वोटर है, भाई टेक्निकली तो बात सही है, टेक्निकली तो बात सही है कि मेरा 2 जगह मैं डुप्लीकेट वोटर हूं, पर वोट जो भाजपा को गया वो तो ओरिजिनल है कि नहीं मेरा। इसलिए यह आरोप कि 1,02,50 वोट भाजपा के लिए ईसीआई ने चुरा लिया, यह फैक्चुअली गलत है। टेक्निकली डुप्लीकेट वोटर में हूं, यह बात सही है। चलिए अगला। इसलिए ये 11,965 में से 90% खारिज हो जाएंगे। आगे सुनिए। फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, वोटर लिस्ट में एड्रेस को कभी महत्व नहीं दिया गया। गांव में एड्रेसेस होते नहीं हैं। मेरे घर का एक और एग्जांपल ले लीजिए। जो बड़का जौन घरवार है, बखरी जेके कहल जाए, जौन बाबा बनवौले रहा, आज भी वही दर्ज है, जबकि उसमें से 10 शाखाएं निकल चुकी हैं। हमारे पिताजी 3 भाई थे, उन 3 भाइयों के 7 बेटे, 3 भाइयों के, और उन बेटों के आगे अब नाती पोते भी अलग अलग रहने लग गए हैं। और वोटर होगा कम से कम सर 70-80। एक घर में 80 वोटर कैसे रह सकता है? राहुल जी रहते हैं। राहुल जी, एक घर में 80 वोटर होते हैं। इटली में नहीं होते होंगे, भारत में होते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, आप लखनऊ जैसी, बनारस जैसी पुरानी कॉलोनियों में चले जाइए, मकान नंबर 1 है, उसमें रहते हैं 20 लोग।
पता है क्यों? पुराने जमाने में एक बड़े प्लॉट को काट के 20 प्लॉट बना दिया गया, अभी भी उसको प्लॉट नंबर 26 ही बोला जाता है। तो भैया एक एड्रेस पे एक से ज्यादा लोग रह सकते हैं राहुल जी। तो ये जो आपने 40,000 वोटर इस खाते में दर्ज किए हैं जो कि फर्जी हैं, उनका हाउस नंबर टेक्निकली आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हाउस नंबर 26 पे 80 वोटर क्यों है, पर वो 80 वोटर फर्जी है ये प्रूव नहीं होता है। हां, उन सबका हाउस नंबर कोशिश करिए अलग अलग लिखिए, पर गांव में हाउस नंबर्स नहीं होते। आज भी गांव में आप अजीत सिंह ग्राम महापुर बहुत करेंगे तो ब्रैकेट में पहलवान लिख दीजिए, चिट्ठी पहुंच जाती है। राहुल गांधी इस तथ्य को स्वीकार कीजिए। ये 40,000 वोटर भी इनका जो है संदिग्ध हो गया, जो फर्जी लिस्ट थी। अगला आ जाइए, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इसी में कवर हो जाएगा, वो भी 11,000 10,000 है। अब आ जाइए इनवैलिड फोटो। सर मैं इस मामले में तो ये राहुल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जो कंपनी को डीएल, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाने का ठेका मिला है, इन सबको लाठियों से पीटना चाहिए कि साले आज तक तुम सब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं निकाल पाए कि धारक का फोटो कायदे का आ जाए। सर वाकई बहुत गंदी फोटो छापते हैं सब, मानना पड़ेगा, पहचान। सर अगर कुंवारे लड़कों और लड़कियों के आधार कार्ड वाले वो फोटो दिखा के दिया होगा तो क्यों क्या ना हुई। सर फोटो तो वाकई बहुत पुअर क्वालिटी का होता है हमारे सभी आईडी पेपर्स में, परंतु इससे वोटर फर्जी नहीं हो जाता राहुल जी। तो ये आपने 4,132 लिखा है। अब आ जाइए मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल जी कहते हैं 80 साल की बुढ़िया कैसे फॉर्म 6 भर सकती है? राहुल जी भर सकती है, जरूरी नहीं है कि जो जिंदगी में पहली बार 18 साल को होगा वही फॉर्म 6 भर के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप भी भरवा सकते हैं, बहुत से लोग। और चाहे एक बात बताइए, मैं एक चीज और मुझे जानकारी नहीं है, दर्शक बताएंगे, आप बताएंगे। मान लीजिए मैं पंजाब से अपना नाम कटवा के महापुर में लिखवाता हूं, तो वो जो फॉर्म भरूंगा वो भी फॉर्म 6 ही होगा क्या? बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी फॉर्म 6 ही भरना पड़ेगा? एक जगह आप सरेंडर करेंगे और दूसरी जगह अपना भरवाने के लिए आप वहां का निवास का प्रमाण देंगे कि अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ या यहाँ रहता हूँ, और उसके बाद फिर आप फॉर्म 6 भरेंगे, फिर आपका तो नाम मेरी दर्ज उम्र होगा। तो 60 साल है, तो 60 साल का आदमी फॉर्म 6 भर रहा है, राहुल जी को ऑब्जेक्शन हो जाएगा। 160 साल के साल का बुढ़ा कैसे फॉर्म 6 भर दिया? क्यों नहीं 18 साल का? क्यों? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर आपने तब से राहुल गांधी की इतनी तथ्यों के साथ आलोचना की, मैं आज बैठा हूं राहुल गांधी को साधुवाद और धन्यवाद देने। अच्छा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि 2-2 मतदाता पहचान पत्र, अभी आपने गिनवाया ना, वो संख्या 11,000 समथिंग लोगों की है, तो उन्होंने तेजस्वी यादव के केस को वैलिडेट कर दिया। हाँ। जिस तरीके से 11,000 कुछ लोगों के पास डबल वोटर आईडी कार्ड हैं, 2 जगह नाम दर्ज है, इसका मतलब तेजस्वी यादव के साथ हुआ वो खुलासा बिल्कुल सही है। एक मिनट, राहुल गांधी को इसी लगे ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कुछ चोट्टे साले 2 वोटर आईडी कार्ड रखते हैं, कुछ चोट्टे 2 नागरिकता भी रखते हैं। वो तो कोर्ट में होगा सर, वो तो कोर्ट में होगा। मुझे जरा साधुवाद और धन्यवाद देने का क्रम प्लीज जारी रखिए, जारी रखने दीजिए। तेजस्वी यादव के उस ब्लंडर केस को उन्होंने वैलिडेट कर दिया। अगर बेंगलोर की उस विधानसभा में 11,000 से ज्यादा लोगों के पास 2-2 पहचान पत्र हैं, मतदाता, और 2 जगह नाम दर्ज हैं, इसका मतलब तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव एक फ्रॉड आदमी है, उन्होंने एक फ्रॉड किया है। इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए और काम करे। राहुल गांधी की गवाही ले ले, राहुल गांधी जाके कहें इलेक्शन कमीशन के सामने, और राहुल गांधी के दिए इसी फिगर को
वहां रखा जाए कि यस ऐसा हो सकता है, और ये 2 एपिक नंबर वाले तेजस्वी यादव का केस बिल्कुल राहुल गांधी ने पुष्ट कर दिया। एक चीज। दूसरी चीज, सर, राहुल गांधी और उनका खानदान इस देश में 65 साल राज किया है ना, लेकिन शौचालय जो है हर घर में, वो नरेंद्र मोदी के हिस्से उन्होंने छोड़ रखा था। अगर गांव में राहुल गांधी को आज ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जैसा आपने उदाहरण दिया कि गांव में एक घर में 50 लोग 100 लोग बिल्कुल होते हैं, पता वही दर्ज है, तो पंडित नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह तक की सरकार, जब इनके मम्मी की सरकार चल रही थी, इन्होंने एड्रेसेस अलग अलग एक प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई कि जितने भी घर हैं उनके सारे के एड्रेस हो। हाँ सर। गुमनाम आदमी का एड्रेस बहुत लंबा होता है, आपको पता है कि नहीं? पूना में कभी चिट्ठी भेजे हैं? करीब 9 लाइन का एड्रेस होता है पूना में। पता है क्यों? उसी गली में, उसी बिल्डिंग में आप खड़े हो जाइए, उसके घर के सामने खड़े हैं, कोई घर नहीं बता सकता आपके आदमी का। बड़े शहर का आदमी गुमनाम होता है, इसलिए उसका एड्रेस बहुत लंबा लिखना पड़ता है। गांव के आदमी का, आपके गांव का क्या नाम है? आप बताइए जरा। हाउ जो गोरखपुर वाला गाँव है, मान लीजिए कोई अच्छा भी अच्छा। है। आप अवनीश पीएन शर्मा, ग्राम ये गोरखपुर, 3 लाइन का एड्रेस लिख दीजिए। अरे वो भी छोड़िए, निक नेम चिट्ठी लिख पहुंच दीजिए, जाएगी। बॉबी। बॉबी हाँ। लिख दीजिए, बॉबी, ग्राम फलाने, पोस्ट फलाने, जिला फलाने, हाँ। चिट्ठी पहुंच जाएगी, घर पे बुला के दे जाएंगे डाकिया। अरे एक मिनट, कुछ मत लिखा, ना पिन कोड, ना, सिर्फ ग्राम बॉबी, ग्राम हई। पोस्ट बॉबी नाम के पोस्ट लिखना। बॉबी नाम के कोनो लड़की ना है, ओकरे नाम पहुंच जाई। नहीं, अरे उसके वो भी, उसकी भी एक गजब कहानी है भाई। वो 1971 में बॉबी रिलीज हुई थी, बॉबी और हाँ, और हाँ। सारे लोग गए थे, पिताजी अपने स्टाफ को लेके गए थे पिक्चर देखने बहराइच में। वो अचानक चपरासी पहुंचा, कहा चलिए सिविल अस्पताल। तो रास्ते बॉबी में लोगों ने कहा कि एक ठाकुर साहब थे, अरे सुन लीजिए आधा मिनट, एक ठाकुर साहब थे, पापा के सबॉर्डिनेट। तो उस समय बांग्लादेश वॉर चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, लड़का अगर होगा तो इसका नाम रखा जाएगा ढाका जीत सिंह। तो बोला अरे भाई हम ठाकुर नहीं है, ढाका जीत सिंह कैसे नाम रखा जाएगा? 26 नवंबर है, तो आप याद कीजिए, 26 नवंबर के मॉर्निंग की हेडलाइन थी, ढाका इन द रेंज ऑफ आर्टिलरी, ढाका तोपों की मार में। उसी समय अच्छा, सरेंडर जिस हुआ दिन था, आपका बर्थडे था। बर्थडे था। तो हाँ। तो ये हुआ कि अगर लड़का होगा तो उसका नाम रखा जाएगा ढाकाजीत सिंह। तो किसी ने कहा कि अरे भाई नहीं, ये तो ढाकाजीत शर्मा अच्छा नहीं लगेगा, अगर ठाकुर होते तो साहब ढाकाजीत सिंह रखा जाता। वो पता चला कि जब ये लोग पहुंचे तो मैं अवतरित हुआ रात में 9:15 बजे। तो लोगों ने कहा कि वो बॉबी देख के आए थे, बस बॉबी नाम रखा गया साहब। तो इससे तो वापस विषय पे आते, चलिए, तो हम लोग मजा लेने लग गए। तो कहने का मतलब सर, राहुल जी को यह पता होना चाहिए कि कुछ लोगों का एड्रेस मात्र 2 लाइन का भी होता है, क्योंकि गांव के लोगों की पहचान अभी मरी नहीं है। राहुल जी, ग्रामीण भारत में बच्चा बच्चा गांव में एक दूसरे को जानता है आज भी जानता है सर। देखिए, कुछ गंभीर बातें, क्योंकि राहुल गांधी की इस लफाजी पर हम लोग पिछले 18 मिनट से बात कर रहे हैं, 1800 घंटे हम लोग बात करेंगे, इस आदमी की लफाजी खत्म नहीं होगी। इस आदमी का मूल उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है ये सब कहने का? आप कूद हाँ। कूद के इतने तथ्य लेके सफाई दे रहे हैं, इतने सारे फिगर्स ले रहे हैं, ये असली सारे विषय पे फिगर्स अब आप अब आए हैं। असली इसका मंतव्य क्या है, मंतव्य चाहता क्या है? है? देखिए, इस तरह के ड्रामे ये आदमी रचता रहेगा। ये आदमी भारत के निर्वाचन, भारत के प्रजातंत्र, भारत की इलेक्शन प्रोसेस को असत्य साबित करने के लिए अपने एजेंडे पर लगा हुआ है। ये भारत में बांग्लादेश मॉडल दोहराना चाहता है, जैसा कि इस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से कहा। शेख हसीना के खिलाफ फर्जी छात्र आंदोलन खड़ा किया गया विदेशी ताकतों के इशारे पर, और उस फर्जी छात्र आंदोलन ने, इसकी प्लानिंग उससे पहले हो चुकी थी। खालिदा जिया की पार्टी से चुनाव का बहिष्कार कराया गया। तेजस्वी यादव अचानक
बिहार में ये कहते नजर आते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बांग्लादेश में जब चुनाव हो रहे थे, जिसके बाद शेख हसीना बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई, तो उस चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी से उस चुनाव का बहिष्कार करवाया गया था। और जब बहिष्कार किया, उसके बाद बम्पर मेजॉरिटी के साथ शेख हसीना सरकार में आई, फिर एक फर्जी छात्र आंदोलन खड़ा कराया गया। उस छात्र आंदोलन ने ये नैरेटिव स्थापित किया सक्सेसफुली, क्योंकि उसको बाहरी ताकतों की मदद थी कि साहब शेख हसीना ने वोट चुरा के चुनाव जीता है, सेम चीज। और उसके बाद यूनुस को वहां पर स्थापित कर दिया गया। मतलब पहले राहुल बायकॉट गांधी, करो फिर बोल दो चोरी। आप मुझे बताइए, ये मात्र संयोग है कि प्रयोग है? तेजस्वी यादव, पहली बार कोई भारत में किसी नेता ने ये कहा हो, जो कि सक्रिय राजनीति में हो, जो कि अगले चीफ मिनिस्टर के रूप में खुद को देख रहा हो, जिसके समर्थक उसको देख रहे हो, और वो तेजस्वी यादव कहता है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। क्यों? क्यों? ये सारे एक मॉडल पर काम कर रहे हैं कि भारत की चुनावी व्यवस्था को, इलेक्शन कमीशन को ही कटघरे में खड़ा कर दो, ताकि साबित किया जाए कि नरेंद्र मोदी फर्जी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि 3-3 इलेक्शन लगातार कोई कैसे जीत सकता है, अरे तुम और तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा इकोसिस्टम अगर हार रहा है, तो 3 इलेक्शन कोई लगातार जीत नहीं सकता। यह व्यक्ति और इसका पूरा गिरोह, जिसमें सारे सोकल इंडिया अलायंस के घटक दल शामिल हैं, ये सब के सब विदेशी स्क्रिप्ट, जिसमें भारत के चुनाव को ही, उसकी वैलिडेशन को ही, उसकी प्रामाणिकता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल ने बम फोड़ा, हम मजाक करें? नहीं। राहुल पप्पू हैं? नहीं। राहुल को सुप्रीम कोर्ट, अब आप दावे के साथ कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब राहुल गांधी भारतीय नहीं है। साभार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की टिप्पणी। राहुल गांधी विदेशी शक्तियों पर यहां पर काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने, जैसा कि मैंने कई बार कहा, लगातार कहता हूं कि ये मान चुके हैं, उनका पूरा सिस्टम मान चुका है कि हम नरेंद्र मोदी से चुनाव नहीं जीत सकते। अब राहुल गांधी 29 का वेट नहीं कर रहे। राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इस देश में उनका जो समर्थक वर्ग है, जो ये चाहता है कि ये सरकार किसी तरह से नरेंद्र मोदी की चली जाए और राष्ट्रवाद की सरकार चली जाए, यानी हरे रंग की मजहबी भीड़, उसको सड़क पर उतारने को उतारू हैं राहुल गांधी। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये है इनका असली मंतव्य, जो इनके इस पूरे ड्रामे के पीछे छुपा हुआ है। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि आप ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की तरह बिहेव कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने चीन के 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर क्या कहा इनसे, जब कहा कि सच्चे भारतीय नहीं हो तुम? उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे लफाजी करेंगे, आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? संसद में सवाल पूछने का क्या मतलब है? इतिहास में हमेशा के लिए ये प्रश्न दर्ज हो जाएगा, और जब ये प्रश्न दर्ज होगा तो उस पर जो सरकार जवाब देगी वो भी दर्ज हो जाएगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को जो कल उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया है, वो लिख के कब देंगे? और जब वो लिख के दें तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तथ्यों के आधार पर इलेक्शन कमीशन को अब सामने आना होगा। इस खतरनाक व्यक्ति, जो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता जा रहा है, उसके खिलाफ अब प्रॉपर एफआईआर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आगे आने चाहिए। अच्छा, कल जब ये इनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी इलेक्शन सीईसी ने, कर्नाटक वाले कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर ने इनको मेल भेज दिया था कि अंडर ओथ और बकायदा शपथ पत्र लेके, वही अंडर ओथ शपथ पत्र, शपथ पत्र लेकर ये एडमिट करो ऑन पेपर, और वो सारा तथ्य हमें सबमिट करो, पिटिशन फाइल कीजिए, और उसमें लिखिए कि मैं सच बोल रहा हूं, अंडर ओथ। और से सारा 1,250,000 जो फर्जी वोटर हैं,
इनका पूरा डाटा हमें दीजिए, ये हम देगा नहीं, जांच करें। ये देगा? ये नहीं देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसका गला पकड़ के खींच के और इससे लेने चाहिए ऑन पेपर। ये देगा नहीं, ये केवल थूको और भागो की नीति पर काम कर रहा है, थूक हाँ, के चाटने का रिकॉर्ड बना चुका है। इसलिए ये व्यक्ति केवल अराजकता पैदा करना चाहता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को एनफ इज एनफ, अब इलेक्शन मैं कमीशन को दर्शकों इसको को पकड़ लेना चाहिए। मैं दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब पहलवान आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू हुआ और आरोप पे आरोप लगने लगे, तो मैंने एक बात कही थी कि भैया अगर कुछ हुआ है तो जंतर मंतर पे फैसला नहीं होगा, जंतर मंतर से नहीं होगा, थाने जाओ, एफआईआर करो, कानूनी रास्ते पर चलना होगा। और कानून ये कहता है कि किसी थाने में एफआईआर करो, जंतर मंतर पे आरोप लगाने से कुछ नहीं। अच्छा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक सामान्य सी बात बता देता हूं। आप किसी थाने में चले जाइए, किसी में, और छोटी सी बात बोलिए कि सर हम ऐसे थे, कंडक्टरवा से बहुत बदतमीजी से हमसे बात किया सर, बस वाला, वो कहेगा लिख के दे दीजिए। जब तक आप कागज पे लिख के नहीं देंगे, आपकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं करेगा थाना। या तो फिर स्वतः संज्ञान ले और खुद लिख ले। खुद भी लिख लेता है थाना आपके खिलाफ लिखन लिखना तो और होगा ही लिखना ना, चाहे पड़ेगा, सामने। एक लिखना चीज और सर, पड़ेगा जी। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। एक चीज और सर, हम्म, कल राहुल गांधी ने एक और सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन हमें ये सारी सूचियां डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं देता, हाँ, डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं देता। अरे साहब, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इसी डिसीजन दिया, मार के थप्पड़ भगा दिया, कहा कि नहीं दिया जा सकता डिजिटल फॉर्म में, नहीं दिया जा सकता। ये डिसीजन आ चुका है, ये गए थे कोर्ट। सवाल ये होता है सर कि आप कह रहे हैं कि कागज लिख के देना होगा। ये कागज लिख के क्यों देगा? ये हमको, आपको और ऐसे करोड़ों भारत के मतदाता जो राष्ट्र प्रथम की भावना से अपनी सरकार 2014 से लगातार चुन रहे हैं, उसको थोड़ी ना एड्रेस कर रहा है। ये उनको एड्रेस कर रहा है जो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे। हाँ, कागज से असल में उसी कौम को दिक्कत है जो जो है मुहजमानी जमा खर्च है। इसीलिए ये व्यक्ति केवल जबानी लफाजियां करता रहेगा, करता है, कर रहा है, क्योंकि इसको उस हरे रंग की चादर की सेवा करनी है, उनको सड़क पर उतारना है। इसको बांग्लादेश के सपने आते हैं, इसको नरेंद्र मोदी शेख हसीना लगने लगे हैं। लेकिन इन तमाम नकारात्मकताओं के बीच में सबसे वैलिड सवाल यह है कि अब इलेक्शन कमीशन को इसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इनिशिएट किया है। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहला एक्शन उन्हीं का बनता था, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। लेकिन केंद्रीय इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले, एफआईआर कराए। अगर ये आदमी लिख के नहीं देता है तो इस बार इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 50 तरीके के विंग हैं, फलाने बौद्धिक विंग, किसान विंग, ढकाने विंग, इनके पास एक लीगल सेल भी है। भारतीय जनता पार्टी साहब, चाहे कर्नाटका के हो चाहे सेंटर के हो, आपके ये लीगल सेल में भरे हुए 500, 1000, 5 लाख, पता नहीं कितने हैं ये वकील क्या कर रहे हैं। एक साथ इस देश में कम से कम 1000 याचिकाएं क्यों नहीं पड़ती हैं राहुल गांधी के खिलाफ? कौन सी भांग खा के बैठे हुए भैया आप लोग भारतीय जनता पार्टी वालों? जनता सरकार चुन के दे रही है, सरकार चलाने की तमीज कब आएगी आपके अंदर? आपके ये लीगल सेल के लोग क्या कर रहे हैं? अधिवक्ता महासंघ, फलाने ढकाने महासंघ, ये बैठे हुए हैं, क्या एक एक पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते? ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी फ्रॉड कर रहा है, इसके तथ्य गलत हैं। 1000, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूं, 10,000, 1 लाख एफआईआर क्यों नहीं होती? एफआईआर की बाढ़ क्यों नहीं आती?
ये आदमी अराजकता फैला रहा है और आप लोग भटक शून्य बन के कहां सोए हैं भैया भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल वालों। सरकार का काम नहीं है, लेकिन आपका लीगल सेल क्या कर रहा है भैया? और ये शिकायत मेरी रहेगी, जब किसानों के नाम पर एक फर्जी आंदोलन फैलाया जा रहा था तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रदेश स्तर के हों चाहे केंद्रीय स्तर के हों, आपका किसान मोर्चा, किसान विंग क्या कर रहा था भाई? सारा काम आपने नरेंद्र मोदी के भरोसे छोड़ रखा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप वोट लेते हैं, हम आपको वोट देते हैं, और उसके बाद आपका ये काहिलापन है, ये लापरवाही है। यहां मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। भाजपा का जो किसान मोर्चा था और हरियाणा के जो लोकल किसान थे, उन्होंने कहा था हम इनको 2 दिन में शुद्ध कर देंगे, इनकी सारी पोल खोल देंगे, हम इनके पैरेलल आंदोलन खड़ा कर देंगे कि खबरदार कृषि कानून को हाथ मत लगाना। भाजपा ने रोक रखा था सर। भाजपा का गैग ऑर्डर है। भाजपा आपका अपने भाजपा लीडरशिप का अपने तरीके, नहीं तो ये जितने भी 1 मिनट वहां था ना, जो शाहीन बाग में जो आंदोलन इनका चल रहा था, उसके पैरेलल आंदोलन भाजपा ऐसे 100 आंदोलन खड़ा कर देगी 1 घंटे में। भाजपा का गैग ऑर्डर, खबरदार कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है साहब, मुझे जानकारी नहीं थी। अगर भाजपा करने नहीं देती है तो मैं इनके इस न करने देने की डिसीजन से सहमत नहीं हूं। सोनीपत में जहां सिंगू बॉर्डर पे वो 1.5 साल नंगा नाच हो रहा था ना, उसके बगल के किसान एक बार लाठी डंडा लेके खड़े हो गए थे। भाजपा नहीं तो ठीक है भैया, ऐसा मत करो। नहीं तो हम नहीं तो हम इनके इस नीति के खिलाफ है। मैं कम से कम इनके इस नीति का समर्थन नहीं करता। भाजपा के किस नेता को के मुंह में रुमाल ठोस के चुप नहीं कराया मोदी ने? गैग ऑर्डर क्यों है इतना? नहीं, इसकी मुझे प्रामाणिक जानकारी नहीं है। आप किस सूत्रों से कह रहे हैं मुझे नहीं पता। भाजपा के प्रत्येक संगठन के पैर में बेड़ियां डाल के बांधा गया है। अगर ऐसा है तो मैं इसकी आलोचना करूंगा, मैं इसके खिलाफ हूं निश्चित तौर पर। लेकिन यहां पर आपको सड़क पर भीड़ नहीं उतारनी है। एक धड़ा सर सुनिए, विषय से हम लोग भटक रहे हैं। एक धड़ा अगर विषय पे ही है, मैं जो कह रहा हूं कि एक धड़ा अगर नकारात्मक राजनीति करके इस तरह से अराजकता फैला रहा है तो इस केस में आपका लीगल सेल एक्टिव होना चाहिए। 1 लाख, मैं तो कहता हूं 1000, 10,000, 1 लाख आप याचिकाएं दायर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जबानी जमा खर्च। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीन वाले मामले में, यही चुनाव आयोग कर रहा है, कह रहा है बार बार। कल सबसे रिसेंट कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने कि भैया तुम लिख के दो। इसी तरह आप भी आपत्तियां लिख के FIR दीजिए, वो भी कागज पर होता है। इस आदमी को इतना व्यस्त कर दीजिए कि साल के 365 दिन अदालत दर अदालत जाके हाजिर हो, झूठ बोलने पर थूके चाटे, तब इसको अकल आएगी, तब इसको समझ में आएगी। बाकी हम मतदाता, हम जनता, हम आमजन इसका इलाज 2014 से कर रहे हैं अपनी 2 उंगलियों से भैया। इसलिए अब आप अपने काम कीजिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमने 2014 में इसको सबक सिखाया, हमने 2019 में सिखाया, हमने 2024 में सिखाया, और मेरा दावा है हम बढ़ के 2029 में भी सिखाएंगे। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं है, हम भारत के सजग मतदाता हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना से जीते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रथम की जो राजनीति करता है आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, हम उसके समर्थन पे खड़े हैं, वोट देते हैं। यहां पिछले आधे घंटे से हम विमर्श कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं। सर ऐसा है ना, वो जितने भी इनके अराजक आंदोलन सड़कों पे हुए हैं, ये जितना भी अराजकता का नंगा नाच है, भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का वोटर, भाजपा का समर्थक, उनके हर बात का जवाब सड़क पे देने की क्योंकि ये तो सड़क पे उतर के अराजकता करते हैं। तो भाजपा नेताओं का एक तर्क है और बड़ा वैलिड तर्क है कि यार यही तो वो चाहते हैं। वो सड़क पे अराजकता कर रहा है, आप भी उतर जाइए, सड़क पे भिड़ंत हो जाए, यही एनआरकी तो वो चाहते हैं। सर सुनिए, तो आप इस बात को एकदम गलत। मैंने क्या कहा? जब मैं लीगल सेल से अपेक्षा रख रहा हूं तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं वकील लोग लाठी लेके दौड़ा रहे हैं। लीगल सेल कागजी काम करेगा, सड़क पे नहीं उतरेगा। मैं तब से कह रहा हूं, मैं तब से यही कह रहा हूं। जब मैंने
सर जब मैंने इनके किसान आंदोलन की बात की और कहा कि आपका किसान विंग क्या कर रहा था, तो आपका किसान विंग उस समय ये करना उसे चाहिए, मेरी अपेक्षा जो है कि बिहार में जो आपका किसान विंग है वो जन जागरण अभियान चलाए, उत्तर प्रदेश में चलाए, बाकी जगहों पर चलाए। जन जागरण की बात कर रहा हूं, सड़क पर लठ लेके दौड़ाने की बात मैं कभी नहीं करता सर। नहीं सर, पर एक बात बताऊं, हम आपको भी जीवन का अनुभव कम है सर। जब पिछवाड़े पे लाठी पड़ती है तो सर उसका प्रभाव सर करीब 20 वर्ष तक रहता है सर। वो जरूरी, वो वैक्सीन जरूरी होता नहीं, तब आपका है, अनुभव वो कम है। वैक्सीन। अरे नहीं सुनिए नहीं, सर, मेरा तब सर, आपका अनुभव कम है। अरे सुन तो मेरा लीजिए, अनुभव, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं 20 एक साल तक बार सर रहता है। लाठी, अरे एक लाठी अरे पिछवाड़े पे तोड़ दीजिए, आदमी जिंदगी भर के लिए सुधर जाता है। अरे सुनिए तो सर, आपने कहा कि एक लाठी पिछवाड़े पर धर दीजिए तो 20 साल तक तोड़ होता है, दीजिए, नहीं, जीवन धरनी नहीं है, पर्यंत। तोड़। एक लाठी जीवन टूट जानी चाहिए पिछवाड़े पे। जीवन पर्यंत, जब जब पुरवा बयार बहेले तब तब दुखाला सर, जब ले अर्थी पर नहीं जाता है आदमी तब तक ये दर्द बना रहता है सर। बिल्कुल। तो अवनीश भाई, आज की चर्चा को ये समाप्त करते हैं, दोबारा बैठेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।